मैं आपको आपकी जानकारी ठीक कर देना चाह रहा हूँ। ईसाइयों के द्वारा उराव नृत्य महोत्सव किया जा रहा था। देखिए, जिनको अपना काम नहीं करना है, जो नकारे हैं, वो दूसरे के ऊपर ढिंढोरा पीटते रहते क्या हुआ कि आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया? हैं। मैं आपकी बात से कहीं सरोकार नहीं रखता। क्या आपको भी लगता है कि आप अनुशासन में जकड़े हुए हैं, आप जो दिल में हैं आपके हैं, वो आप काम नहीं कर पा रहे हैं? स्वतंत्रता का मतलब उदंडता नहीं होता। धर्मांतरण देश के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। कहाँ पे लिखा है बाइबिल में कि आप कर्मा पूजा करो? देखिए, हमारा विपक्ष शांत नहीं है। नमस्कार, मैं देवेंद्र कुमार आप सभी का बोल छत्तीसगढ़ मीडिया नेटवर्क में स्वागत करता हूँ। आज हम जिनसे बात करेंगे वे हैं रवि भगत, जिनके बारे में कहा जाता है कि मतलब अचानक कहाँ से आ गए। पहले उनको कोई छत्तीसगढ़ में नहीं जानता था, लेकिन अचानक छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक ऐसा चेहरा बने जिसको छत्तीसगढ़ का हर एक युवा पसंद करने लगा है। उसको अपने एक आइडल, अपने एक नेतृत्वकर्ता के रूप में देखने लगा है। रवि भगत जी, आपका बोल छत्तीसगढ़ में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। मैं ये आपको बताना चाहूँगा, 23 नवंबर 2020 जिस रवि भगत से मैं मिला था, उस समय जनजातीय समाज के लिए काम करने वाले प्रदेश महासचिव से मिला था। आज जिनसे मैं बातचीत कर रहा हूँ, एक प्रदेश भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। क्या आपको लगा था कभी आप इस जगह तक पहुँच जाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो काम करने का शैली है, या भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से एक लीडर को निखारती है, इसमें आप कह नहीं सकते कि कौन कहाँ रहे। आप मेरी बात जरूर कर सकते हैं, लेकिन मेरे से पहले भी सम्माननीय नंद कुमार साय जी हुए हैं, विष्णुदेव साय जी हुए हैं। ऐसे कई नाम हैं जिनको जमीनी स्तर से निकाल के भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति के एक शीर्ष स्थान पे पहुंचाया है। इसलिए आप कह सकते हैं कि अचानक हुआ। संगठन की सतत प्रक्रिया चलती रहती है। आप जैसे ही प्रदेश अध्यक्ष बने, आपने सबसे पहला काम ये किया है कि आप रायगढ़ जिला का बहुत दौरा किए। नहीं, रायगढ़ जिला का दौरा नहीं। उस समय हमारे रायगढ़ जिले में मुख्यमंत्री जी का आगमन होना था, और हम सब जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी झूठ और लवारी के अलावा कुछ नहीं कर रहे। इसलिए लेलुंगा में हमने उनको काला झंडा दिखाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। उसके पश्चात सड़क की समस्या को लेकर एक पद यात्रा हमने अपने रायगढ़ जिले में किया है। सड़क की हालत जो आपने बताया रायगढ़ जिले का, और उसको आपने पूरे प्रदेश स्तर पर उठाया। रायगढ़ के अलावा आपने बस्तर संभाग, सरगुजा, बेमेतरा इस तरफ क्षेत्र में दौरा किए हैं। क्या कहना चाहेंगे, छत्तीसगढ़ में क्या हालत है? अभी सरगुजा संभाग के साथ इधर बलौदा बाजार और दुर्ग आदि जाना हुआ है। सभी जगह छत्तीसगढ़ की जनता में निराशा है। जिन वादों के साथ यहाँ सरकार आई थी, जिन उम्मीदों के साथ छत्तीसगढ़ की जनता ने उनको वोट किया था, वो सारे वादे आज अधूरे हैं। जनता निराश है, और भारतीय जनता पार्टी जनता की आवाज़ को उठाते हुए कमल खिलाने के लिए हमारे युवा साथी तैयार हैं। सड़कों की बात करें या फिर और किसी भी प्रकार की योजना हो या काम हो, जब भी सरकार से सवाल किया जाता है, ये कहते हैं कि 15 साल के सरकार का यह काम है, कमीशन खोरी में आज सड़कों की हालत ऐसा है, तो इस योजना की हालत ऐसा है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिनको अपना काम नहीं करना है, जो नकारे हैं, वो दूसरे के ऊपर ढिंढोरा पीटते रहते हैं। 15 साल क्या किया गया, क्या हुआ, ये छत्तीसगढ़ की जनता भली भांति देख रही है। और आज 15 साल के बाद जो उन्होंने बदलाव किया, उस बदलाव के परिणाम से कितना तकलीफ हो रहा है, इसे भी जनता महसूस कर रही है। आने वाले समय में उसका जवाब अच्छे से जनता देगी। एक क्वेश्चन ऐसा भी है कि हम देखें छत्तीसगढ़ की राजनीति की, भारतीय जनता पार्टी की पहले ऐसा होता था कि कोई भी वरिष्ठ नेता है, उसके आस पड़ोस में रहने वाले, उसके साथ में संपर्क में रहने वाले किसी व्यक्ति को युवा मोर्चा का पदाधिकारी बना दिया जाता था, प्रदेश अध्यक्ष। इस बार आदिवासी बिहार क्षेत्र से आप आगे बढ़े हैं, ऐसा क्या हुआ कि आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है? मैं आपकी बात से कहीं सरोकार नहीं रखता कि किसी नेता के करीबी को बनाया जाता है। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता को जिम्मेदारी दी जाती है। मैंने आपको गुना नंद कुमार साय जी किसके करीबी रहे? अनुराग सिंहदेव जी यहाँ पर युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे। वो अपने छात्र जीवन से राजनीति करते हुए यहाँ तक आए। ऐसे कई नाम हैं, गिनाने के लिए बैठूंगा तो मुझे लगता है बहुत लंबी लिस्ट है। जैसे हम और भी बात करें, लगातार अपन ये देखते में आते हैं कि पहले जो युवा नेता हुए हैं, हमेशा कहीं ना कहीं एक पार्टी का जो दिशा निर्देश होता है, अनुशासन में बंधे रहते हैं। क्या आपको भी लगता है कि आप अनुशासन में जकड़े हुए हैं, आप जो दिल में हैं आपके हैं,
वो आप काम नहीं कर पा रहे हैं? स्वतंत्रता का मतलब उदंडता नहीं होता। हमको संगठन में पूरे काम करने की स्वतंत्रता है। निश्चित ही हम संगठन के दिशा निर्देश और अनुशासन का पालन करेंगे, लेकिन जनता हित के लिए लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी संघर्ष की पार्टी है, लड़ने के लिए ही जाना जाता है। भाजपा कहते ही एक आंदोलन का दृश्य चेहरे के सामने आता है। आपको लड़ता हुआ भाजपा, लड़ता हुआ युवा मोर्चा दिखेगा। आपका एक वीडियो जो है सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल हुआ था। उस समय आप वनवासी कल्याण आश्रम के लिए काम कर रहे थे, जिसके लिए आपने आवाज़ उठाया था धर्मांतरण के लिए। और एक जो उधर सरगुजा क्षेत्र में जो कांड हुआ था, उसके बाद में जो आप वीडियो जारी किए तो काफ़ी वायरल हुआ था आपका। देखिए, आज भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते धर्मांतरण को रोकने के लिए काम करना हमारा उद्देश्य है। धर्मांतरण देश के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। जो धर्मांतरित होते हैं वो कहीं ना कहीं राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होते हैं। इसलिए जहाँ भी धर्मांतरण के विरुद्ध में या हमारी धर्म, संस्कृति, सभ्यता को बचाने के लिए जहाँ जहाँ भी हमको खड़े होना पड़ेगा, एक भारत माता के पुत्र होने के नाते, एक छत्तीसगढ़ महतारी के लड़का होने के नाते, हम इस पे हमेशा काम करते रहेंगे। अभी जसपुर संभाग में जो आदिवासी ईसाई बन गए थे, ऐसे लोगों का एक कर्मा नृत्य का बड़ा आयोजन हो, जिसमें लगभग 9,000 की संख्या में आदिवासी सम्मिलित हुए। उसका काफ़ी विरोध भी हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है, मतलब आपने इसका विरोध किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जिस बड़े स्तर पे इसका विरोध करना चाहिए था, ऐसा कोई पहल नहीं हो पाया। मैं आपको आपकी जानकारी ठीक कर देना चाह रहा हूँ। ईसाइयों के द्वारा उरांव नृत्य महोत्सव किया जा रहा था। जो ईसाई धर्मांतरित हो गए हैं, जिनको अभी डिलिस्टिंग के आंदोलन से डर लग रहा है कि कहीं उनका आरक्षण खत्म ना हो जाए, इसलिए वो लोग एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का एक नौटंकी कर रहे थे, जिससे उनको साबित हो सके कि हम अनुसूचित जनजाति हैं, हम जनजातीय समाज के लोग हैं। इस प्रकार से उन्होंने प्रयास किया। क्योंकि उरांव नृत्य महोत्सव था, इसलिए उरांव समाज सामने आया। उरांव समाज ने इसका बहुत ही कड़े रूप से विरोध करते हुए इस कार्यक्रम को कैंसिल कराया। अब ये कार्यक्रम कैंसिल होने के बाद ईसाइयों ने कुछ 2-3 स्थानों को चयन किया, अंबिकापुर, कुनकुरी और रायगढ़। तीनों चारों जगह में एक आने वाले समय में भी स्थगित हुआ है, लेकिन फिर भी हम उरांव नृत्य महोत्सव करेंगे। उसका अभ्यास कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऐसा कहते हुए अपने क्षेत्र के उन लोगों को इकट्ठा करते हुए एक नृत्य करने का वो प्रयास किया, जो कि एक सफल कार्यक्रम हम उसको नहीं कह सकते। और कर्मा कोई कार्यक्रम नहीं है। कर्मा हमारे जनजातीय समाज की, उरांव समाज की आस्था है, भक्ति है। वो हमारे दिलों में बसने वाली चीज़ है। उसको कोई कार्यक्रम और रिकॉर्ड बनाने की हमको कहीं पे कोई आवश्यकता नहीं है। मैं उन ईसाइयों से आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि आप उरांव नृत्य महोत्सव का रिकॉर्ड क्यों बनाना चाह रहे हैं? आप अभी क्रिसमस आ रहा है, आपके प्रभु यीशु का जन्मदिन आ रहा है, उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाइए। हम तो ईसा मसीह के जन्मदिन पे कोई नौटंकी कार्यक्रम करने वाले नहीं हैं। लेकिन अगर हमारी आस्थाओं के साथ खिलवाड़ होगा, हमारे पूर्वजों की रीति रिवाजों का छेड़छाड़ किया जाएगा, तो हम भी क्रिसमस को ही ऐसा ही कोई कार्यक्रम करने के लिए मजबूर होंगे, अगर वो हमको मजबूर करेंगे तो। जो आप धर्मांतरित हुए हैं, कहाँ पे लिखा है बाइबिल में कि आप कर्मा पूजा करो? किसी एक पादरी से आप जाके पूछिएगा, क्या आप एक पादरी का जो शिक्षा दीक्षा होता है या बाइबिल का जो सिद्धांत है, क्या किसी ईसाई होने वाले को कर्मा पूजा करने की बात अनुमति देता है क्या? सरना पूजा करने की अनुमति देता है क्या? जब आपको देता ही नहीं, फिर आप ये नौटंकी को क्यों कर रहे हैं? आप ये तो जनजाति समाज की रीति रिवाज को अंदर से मानिए। या आरक्षण खत्म हो जाएगा, इस डर से दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है। यह मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा। और इन लोगों की जिस प्रकार की गतिविधि चल रही है, बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। ना ये तो घर के रह रहे हैं, ना घाट के रह रहे हैं। आपने अभी डीलिस्टिंग की बात कही, जो एक समय पूरा देशव्यापी आंदोलन बना हुआ था, छत्तीसगढ़ में कहीं शांत होता नजर आ रहा है। ये तो संगठनात्मक कार्य है। जिस प्रकार से देश भर में डिलिस्टिंग का आंदोलन चालू हुआ था, आज भी सतत उसी प्रक्रिया में है। अलग अलग चरण है। इस पे सांसद संपर्क अभियान हुए हैं, अभी वो स्थान भी विधायक संपर्क अभियान होंगे, जनप्रतिनिधियों से संपर्क होगा। इसके गतिविधि चल रहे हैं। आने वाले समय में एक बड़ा आंदोलन होगा और निश्चित ही हमको उम्मीद है कि कार्तिक उरांव जी ने जो सपना देखते हुए आंदोलन खड़े किया था, जिसके लिए उनके प्राणों की आहुति दे दी, वो आंदोलन सफल होगा और उसके लिए हम लड़ेंगे। युवा होने के नाते आप छत्तीसगढ़ के जो युवा हैं, उनके लिए क्या सोचते हैं कि उनके लिए क्या बेहतर भविष्य हो सकता है छत्तीसगढ़ में? देखिए, एक छत्तीसगढ़ सरकार ने जो वादा किया था, वो वादा उन्होंने निभाया नहीं। रोजगार देने की बात हुई थी, रोजगार नहीं दिए। बेरोजगारी भत्ता देने की बात हुई थी, वो भी अभी तक नहीं मिला है। इसलिए छत्तीसगढ़ का
युवा चिंतित है। हम छत्तीसगढ़ के युवा के हर उस मुद्दे को उठाएंगे। अभी छत्तीसगढ़ की सरकार ने जिस प्रकार से जनजाति समाज के आरक्षण को कम कर दिया है, सरकार की लापरवाही से कोर्ट से यह कम हुआ है, और जिस व्यक्ति ने कोर्ट पे जाके अपील किया उसी व्यक्ति को आज राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। ये बहुत शर्मनाक है और उसके कारण कई भर्तियां प्रभावित हो रही है। अभी अभी कई प्रकार की भर्तियां हुई जिन पर स्टे लगा हुआ है। मुझे लगा कल भी एक कोई, मुझे अभी तत्काल में याद नहीं आ रहा, एक और भर्ती जो होनी थी, एग्जाम होना था, वो भी स्थगित हुआ। इस प्रकार से कई विषय हैं। आने वाले समय में छत्तीसगढ़ का युवा आत्मनिर्भर बने, इसके लिए भी हम पहल करेंगे। लेकिन जो सम्मानजनक छत्तीसगढ़ के युवा को नौकरी मिलनी चाहिए, इसकी बात को उठाते हुए छत्तीसगढ़ के इस लबरी सरकार के लिए सामने हम लड़ते रहेंगे। धर्मांतरण और ईसाइयों का जो काम चल रहा है, षड्यंत्रकारी कार्य चल रहा है, ये तो है ही, लेकिन इसके अलावा जब हम अनुसूचित क्षेत्र में जाते हैं, देखते हैं, तो वहाँ भी इस्लामीकरण का एक मुद्दा भाजपा के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उठाया जाता रहा है कि कहा जाता है कि आदिवासी बहनों को फंसाते हैं, उनके ज़मीन हड़पने का, इस प्रकार का मतलब कई तरह के आरोप लगते रहे हैं। पेपर में भी न्यूज शेयर अपन ने देखा है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लव जिहाद का मुद्दा सिर्फ महानगरों में नहीं है। महानगरों में जो विषय उठते हैं वो टीवी चैनलों के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से समाज के सामने आ जाते हैं, इसलिए उसकी बात होती है, चर्चा होती है, उन घटनाओं का हम संवेदना व्यक्त करते हैं। लेकिन ऐसी ही घटनाएं आप सरगुजा के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर देख सकते हैं कि जनजाति समाज की बेटियों को बहला फुसला के उनके साथ विवाह किया जा रहा है, विवाह के बाद शोषण किया जा रहा है, शोषण करते हुए धर्मांतरण भी हो रहा है, और उनका गलत तरीका से कहीं ज़मीन खरीदने में उपयोग किया जा रहा है, कहीं जनप्रतिनिधि बनाने में उपयोग किया जा रहा है। असल जो मूल जनजाति समाज का व्यक्ति है, उसके अधिकारों के साथ छेड़छाड़ करते हुए उसके अधिकारों को हनन करने का एक बड़ा लंबा षड्यंत्र कहीं ना कहीं चल रहा है। बेरोजगारी का मुद्दा उठाए थे आप लोगों ने, रायपुर में एक बड़ा आंदोलन किया था। उसके बाद से विपक्ष जो है शांत नज़र आ रहा है। रोजगार को लेकर जो युवा ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। देखिए, हमारा विपक्ष शांत नहीं है। हमने उसके बाद लगातार विभिन्न मुद्दों को उठाया है। जिस प्रकार से आप बिलासपुर में देखे होंगे, महिला मोर्चा के माध्यम से जो बहनों के साथ अत्याचार हो रहा है, या रेडी टू ईट को छीनकर एक प्राइवेट कंपनी को दिया गया, शराबबंदी का वादा था उसको नहीं निभाया गया, इन सब विषयों को लेकर बिलासपुर में एक बड़ा आंदोलन हुआ है। निश्चित ही अभी आने वाले समय में हम इस विषय को लेकर एक बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा है कि हम हर 3 महीने में अगर इस विषय के ऊपर सरकार कोई निर्णय नहीं लेती है तो हम आंदोलन करेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह के गए हैं, उस रूपरेखा पे हम काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने आप को किसान पुत्र बताते हैं, माटी पुत्र बताते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? भूपेश बघेल रामद्रोही पुत्र है। भूपेश बघेल राम की निंदा करने वाले, राम को गाली देने वाले का पुत्र है। भूपेश बघेल जी के पिताजी का नाम ही नंद कुमार बघेल है ना, जो हम सब के आराध्य छत्तीसगढ़ में जिनको हम भाचा कहते हैं सम्मान से, उनको उल्टी सीधी कहने वाला का पुत्र है। और कितना छलावा और कितना उनका दिखावा रहता है हम सब देखते आ रहे हैं। पेपरों में क्या छपता है, कितने रोजगार देने के फ्लैक्स लगते हैं, विधानसभा में जब विपक्ष द्वारा पूछा जाता है तो क्या जानकारी देते हैं, ये जनता देख रही है। इस पर हमको बहुत ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं कहूँगा किसका पुत्र हूँ, इससे साबित नहीं होता। आपके कर्म आपको बताएंगे आप किसके पुत्र हो। भूपेश बघेल जी प्रभु श्री रामचंद्र जी को गाली देने वाले नंद कुमार बघेल के पुत्र हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की यदि हम बात करें तो जैसे अभी रमन सिंह ने उनके ऊपर बयान किया था कि एक मुसवा है, तो उनको लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि वो छत्तीसगढ़ किसान पुत्र का अपमान कर रहे हैं। देखिए, वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने क्या कहा और किस संदर्भ में कहा, ये मुझे इस पर बहुत कुछ टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन कांग्रेस का खुद का चरित्र देखें, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर किस प्रकार के कांग्रेस के लोग टिप्पणी करते रहते हैं। मुझे उन शब्दों को दोहराने की आवश्यकता नहीं है। और भारत के अन्य क्रांतिकारी हुए हैं, सावरकर जी के ऊपर, इनके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनके प्रधानमंत्री के कैंडिडेट, आप जो भी कह सकते हैं, उनका किस प्रकार से टिप्पणी है। आरएसएस जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर को लेकर काम करने वाली संगठन है, उसके ऊपर किस प्रकार की टिप्पणी करते हैं। भूपेश बघेल जी पूरे किस प्रकार से जनता को भ्रम में फैला के संवेदना को बटोर सकूं, इसका प्रयास करते रहते हैं और उनका बयानबाजी उसी प्रकार की रहती है।
कहा जाता है कि जब एक राजनीतिक आदमी का स्तर बढ़ता है तो उसके एक रहन-सहन में, उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है। तो क्या पहले का रवि भगत और आज के रवि भगत में कुछ अंतर आया हो? आप पहले भी मुझे मिले हैं और आज भी मिल रहे हैं। अगर आपको अंतर आता है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं अपने उस अंतर को सुधारने का प्रयास करूँगा। मैं जैसा था वैसा रहने का प्रयास करूँगा। जीवन में परिवर्तन का नाम है, परिस्थितियों के अनुसार कुछ बदलाव आते हैं। जो बदलाव ज़रूरी रहेगा वो बदलाव करेंगे, और जो बदलाव अनावश्यक रहेगा, अगर कोई हमारे वरिष्ठ, अपने साथी, मित्र और आप जैसे लोग हमको ध्यान दिलाएंगे तो मुझे लगता है कि उन बदलाव को हम ठीक करेंगे। रवि भगत जी, काफ़ी लंबा चर्चा रहा। मेरा आपसे अंतिम ये सवाल है, जैसे कि आप वनवासी कल्याण आश्रम में काम किया, अखिल भारतीय अधिकारियों के साथ आपने काम किया, फिर राष्ट्रीय मंत्री बने युवा मोर्चा के, फिर उसके बाद आपको एक बड़ी जिम्मेदारी प्रदेश में मिली। तो क्या होता है, जब आदमी राजनीतिक क्षेत्र में ऊपर बढ़ता है तो एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी उसका बढ़ते जाता है। तो क्या आपको लगता है कि आप छत्तीसगढ़ की राजनीति में कुछ स्थान तक पहुँचेंगे? मैं पहले भी कार्यकर्ता था और अभी भी कार्यकर्ता हूँ, और कार्यकर्ता के रूप में सदा कार्य करता रहूँगा। बस बाकी संगठन जैसा दिशा निर्देश करेगा वैसा। जी, कल्याण आश्रम में काम करने के पूर्व में विद्यार्थी परिषद में भी राष्ट्रीय मंत्री की जिम्मेदारी रही। विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय मंत्री के रूप में भी मुझे काम करने का अवसर मिला। जनजाति समाज के लिए समझना, जनजाति समाज को, जनजाति समाज के बीच में जाके काम करने के लिए, जनजाति समाज के होने के नाते मैंने कल्याण आश्रम में भी काम किया। उसके बाद संगठन को लगा तो तेजस्वी सूर्या जी की टीम में राष्ट्रीय मंत्री के रूप में काम करने का अवसर दिया। वर्तमान में संगठन को लगा कि रवि भगत को प्रदेश में कार्य करा की आवश्यकता है, तो सम्माननीय अरुण साहू जी ने युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष के रूप में काम करने का एक अवसर दिया। संगठन जहाँ चाहेगी, संगठन की जैसी योजना रहेगी, एक कार्यकर्ता के नाते, वो चाहे प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी हो, एक बूथ अध्यक्ष की जिम्मेदारी हो, उन जिम्मेदारी को भली भांति निर्वहन करते हुए संगठन की योजना अनुसार भविष्य में जो कार्य मिलेगा हम करते रहें। बोल छत्तीसगढ़ हमारे जो यूट्यूब चैनल है, इसको जो लोग देखना चाहते हैं, एक हमको कमेंट किए थे आपके जो पुराने वीडियो 23 नवंबर 2020 में हमने आपसे जो सवाल जवाब किया था, उसमें आपके बारे में लोग जानना चाहते हैं कि रवि भगत कौन है, आखिर कहाँ से आए, इतना आगे कैसे चले गए। तो मैं यही चाहूँगा कि आप अपने बचपन से लेकर आज तक की यात्रा के बारे में कुछ बताएं। मैं बचपन से अगर कहूँ तो एक खिलाड़ी हूँ, और खिलाड़ी हारता जीतता है और उसके बाद भी लड़ने का स्वभाव रहता है। जो मेरे सामने कोई मुद्दे दिख जाते हैं, जनहित के कोई मुद्दे, मुझे याद है मैं 5वीं पढ़ रहा था, उसमें मध्याह्न भोजन देने की योजना चलती थी। उसमें मध्याह्न भोजन के लिए कुछ कमी रही, तो मैं 5वीं पढ़ रहा था, उसी समय भी स्कूल के बच्चों को लेकर आंदोलन करने के लिए खड़ा हो गया था। जहाँ मुझे लगता है किसी के सहयोग करने की आवश्यकता हो, तो वहाँ अगर मेरे से उम्मीद की जाती है तो मैं वहाँ सहयोग करता हूँ। मेरे ध्यान में है कि जैसे विश्वकर्मा पूजा होता है, तो सब लोग विश्वकर्मा पूजा के दिन गाड़ी को धो के उसकी पूजा करते हैं। मैं गाड़ी धो के अगर कहीं निकल रहा हूँ, रास्ते में मुझे कोई दिख गया, तो उसको रोक के अगर उसके जहाँ तक जा रहा है वहाँ तक पहुँचाऊँ तो ये मेरे लिए पूजा है। ऐसी भाव से दूसरों के लिए लड़ने का स्वभाव है, और दूसरों के लड़ते लड़ते आज शायद बहुत कुछ मिला है। ये रवि एक सामान्य सा लड़ने वाला है। बाकी समय आते जाएगा, लोग हमसे जुड़ते जाएंगे तो धीरे धीरे परिचय भी होते जाएगा। कभी कभी सरगुजा तरफ जाते हैं, सुकमा भी जाते हैं, और अभी हाल फिलहाल में भानु प्रतापपुर गया था। यहाँ हमने जो युवाओं से बातचीत किया उधर आदिवासी क्षेत्रों में, तो एक जो फायर ब्रांड नेता कहा जाता है, बहुत सारे लोग हैं, नंद कुमार हैं, केदार कश्यप जी हैं, रामविचार नेताम जी हैं, लेकिन युवा नेता के रूप में जो आपको लोग मानने लगे हैं, फायर ब्रांड नेता, क्या आपको लगता है वो एक सक्सेस हो पाएगा भविष्य में? फायर ब्रांड नेता की परिभाषा आप लोग क्या निकालते हैं, जनता क्या निकालती है, या मेरे युवा साथी क्या निकालते हैं, ये नहीं, मुझे नहीं मालूम। जनहित के लिए लड़ता हुआ नेता रवि भगत सबको दिखेगा। तो आप सभी ने अभी रवि भगत जी के साथ में हमारी बातचीत को सुना कि उनके विचार कैसे हैं, वे राष्ट्र के लिए क्या सोचते हैं, अपने आदिवासी समाज के लिए क्या सोचते हैं, युवाओं के लिए क्या सोचते हैं, छत्तीसगढ़ में रहने वाले जनता के लिए क्या सोचते हैं। उनके साथ हमको बातचीत करके अच्छा लगा। आपको यह कैसा लगा हमें कमेंट पर ज़रूर बताइए।